ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि ट्रंप का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या है। बहुत सारे लोग ट्रंप की स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं ले रहे। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप हमेशा इसी तरह की ऊट पटांग बातें करता है लेकिन एक्शन में वो ये हरकत नहीं करता। उसके पीछे बहुत बड़ी एक वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो अपनी फर्स्ट टर्म होती है उसके अंदर ज्यादा ओवर्ट जेस्चर्स नहीं दिखाते क्योंकि उन्होंने दूसरी टर्म जीतनी होती है। ट्रंप दूसरी टर्म नहीं जीत सका, 2020 में बाइडेन के हाथों हार गया, इसलिए ट्रंप को ये मौका नहीं मिला कि जो उसके ख्यालात हैं जैसे ग्रीनलैंड पे कब्जा करना या पानामा कनाल के ऊपर कब्जा करना या बल्कि कनाडा को भी ट्रोल करना, ये सारी वो चीजें वो अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंसी की टर्म में इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका बड़ा एक अलंबरदार बनता है हाई मोरालिटी का, और अमेरिकन पब्लिक भी इस चीज को पसंद नहीं करेगी कि अमेरिका ऐसे मुल्कों के अंदर जाके उनके ऊपर कब्जा करने लग जाए। एडवर्सेरियल मुल्क नहीं, जैसे मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, इराक, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह, उनके ऊपर तो अमेरिकन पब्लिक को आमादा किया जा सकता था, लेकिन जो फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर है, कनाडा अमेरिका का ही एक तरीके का छोटा सा भाई है, वैसे साइज में बड़ा है लेकिन वैसे छोटा है, और पैनामा कैनाल आप कैसे जाके धड़ल्ले से आप एक वो चीज पे कब्जा कर लें जो किसी और मुल्क की टेरिटरी है। लेकिन जब हम कंट्रीज को देखते हैं तो कंट्रीज में हमेशा वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, और चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें अमेरिका ने अपने फौजी अपनी बेसिस दूसरे मुल्कों में बनाई, पहले ताकत से बनाई, फिर बाद में अमेरिका ने, क्योंकि जाहिर बात है ये गलत है, आप कैसे कह सकते हैं कि हम बड़े मोरालिटी की इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो वियतनाम की जंग थी वो आइडियोलॉजिकल जंगें थी, वो इंपीरियल जंगों का इल्जाम तो लगता है लेकिन उसके ऊपर भी अमेरिका इन जो बेसिस अमेरिका ने दूसरे मुल्कों में, जापान में, साउथ कोरिया में या फिलीपींस में रखी या यूरोप में रखी, जर्मनी वगैरह में, उसका अमेरिका उनको फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करता था। और जाहिर बात है ये एक हद तक ही चलना था क्योंकि अब जब अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हुआ, अमेरिका का डेट जो है $35 ट्रिलियन पे चला गया और उसके एक्सपेंसेस अभी भी उसके रेवेन्यू से बहुत ज्यादा है, तो ये वो वक्त एक आना था। इसका ट्रंप से लेना देना कम, इसका जो एम्पायर्स की अपनी जिंदगियां होती हैं उससे लेना देना ज्यादा है। तो अब ट्रंप जैसे एक पॉपुलिस्ट बंदे का आना इनएविटेबल था। जो करियर पॉलिटिशियन है, बराक ओबामा, बाइडेन और इवन बिल क्लिंटन वगैरह, उससे पहले के भी जितने प्रेसिडेंट्स थे, वो तो अमेरिकन वैल्यूज, जो सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो अमेरिकन वैल्यूज थी उसके ऊपर अमल कर रहे थे, लेकिन उससे अमेरिका कमजोर होता जा रहा था। और जब कमजोर होता गया तो अब एक ऐसे अमेरिकन ने आना ही था जिसने कहना था कि भाई हम इतने बेसिस उनको मुफ्त में हम क्यों पे कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी में जो नेटो के बहुत सारे कंट्रीज है जो मुफ्त में अपना डिफेंस अमेरिका से करवा रहे थे और पैसे नहीं दे रहे थे, अपनी जीडीपी का 2% अपने डिफेंस पर खर्च नहीं कर रहे थे, तो इसका बोझ जो है अमेरिकन टैक्स पेयर के ऊपर पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली एक अमेरिकन पॉपुलिस्ट लीडर ने आना था जिसने कहना था रुको भाई, हम ये मुफ्त में आपका काम नहीं करेंगे, अमेरिका फर्स्ट। तो पहले प्रेसिडेंसी में तो अमेरिका ने ये बातें की, लेकिन अब जैसे दूसरी प्रेसिडेंसी वो हार गया, लेकिन अब ये जो प्रेसिडेंसी सेकंड टर्म जो शुरू होगी, ये ट्रंप के लिए एक तरीके का बहुत अच्छा हो गया कि उसको 4 साल मजीद मिल गए ये सोचने के लिए कि जो उसके जहन में बातें हैं उनको वो एक्शन में कैसे लाए। अब आप ये देखें कि ट्रंप ने अपनी किसी भी इलेक्शन कैंपेन में पानामा कनाल जबरदस्ती हथियाने का, और कनाडा को 51st यूएस स्टेट बनाने का, और ग्रीनलैंड पे फोर्सफुली कब्जा करने का ऐलान नहीं किया। ग्रीनलैंड उसे चाहिए था, उसने अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंसी में ये बात की थी कि मुझे पैसे भी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे को भेजा ग्रीनलैंड में टूरिज्म के लिए, और वो टूरिज्म के लिए वहां पे नहीं गया, उसने ग्रीनलैंड को जाके ऑफर दिए कि हम तुम्हें डेनमार्क से आजादी देंगे लेकिन तुम हमारे मुल्क में शामिल हो जाओ। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? ग्रीनलैंड में ऐसी क्या खास बात है? ग्रीनलैंड में ऑब्वियसली अब ये जो मागा के सपोर्टर्स हैं वो मानते नहीं, ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ये स्ट्रेटेजिकली वाइटल है अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड। वो क्यों है? क्योंकि जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और जो फ्रोजन ओशंस हैं वो अब फ्रोजन नहीं रहेंगे, और जो बहुत सारी ट्रेड है वो ऊपर नॉर्थ पोल में होगी। कनाडा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है वहां पे कि जो नए शिपिंग रूट्स खुलेंगे उसका फायदा कनाडा को बहुत मिलेगा। बहुत सारी जो ट्रेड होगी वो कनाडा के थ्रू होगी नॉर्थ में इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी। और वहां पे रशिया भी, क्योंकि रशिया नॉर्थ पोल में पहले ही मौजूद है, रशिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नेचुरली मिलेगा। चाइना मिस आउट कर रहा है, चाइना ने भी ग्रीनलैंड में अपनी बेसिस बनाने की बहुत सारी ऑफर्स लगाई जो कि अमेरिका ने 2-3 उनकी डील्स को किल किया। आई मीन फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड ने चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप हमारे नए एयरपोर्ट्स बनाए हमारे मुल्क में, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन महंगी भी है और मुश्किल भी है क्योंकि वहां पे आइस है बहुत ज्यादा। तो अमेरिका ने, इवन बाइडन ने उन डील्स को किल करवा दिया, लेकिन बाइडन ने ये नहीं सोचा कि हम जाके जबरदस्ती उसको हथिया लें। अब ट्रंप को इस तरह की एडवाइस मिल रही है मुख्तलिफ लोगों से कि ये हमारे लिए वाइटल है, तो इसको साइकोलॉजी में कहते हैं एंकरिंग। और ये ट्रंप
इसका बहुत बड़ा हामी है कि आप जब भी कोई नेगोशिएशन स्टार्ट करें तो एक ऐसी डील मारें, ऐसी प्रोपोस्टरस और आउटलैंडिश किस्म की ऑफर पहले मारें कि अगला बंदा जो है, जो आपका हरीफ है, वो आपकी जो भी काउंटर ऑफर होगी उसको बहुत बड़ी विन समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप मिलिट्री और इकोनॉमिक कोवर्जन को रूल आउट कर सकते हैं जहां तक पनामा कनाल और ग्रीनलैंड की बात आती है, तो ट्रंप ने साफ साफ कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रंप ये सिग्नल भेज रहा है डेनमार्क को और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को कि अगर मुझे ताकत से ग्रीनलैंड पे कब्जा करना पड़ा तो मैं कर लूंगा। क्या वहां तक बात जाएगी? ये बड़ी दूर की बात है। अब डेनमार्क ने पहले तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने दोनों ने कहा कि हम अप फॉर सेल नहीं है, तुम हमें 500 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन के एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, जो कि अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सेल के लिए नहीं है, हम फॉर सेल नहीं है। तो अब जो काउंटर ऑफर आएगी यूएस की तरफ से या ट्रंप की तरफ से, वो ये होगी कि फिर आप हमें इसके अंदर अनलिमिटेड जहां पे भी हम चाहें हमें बेसिस दे दो, ताकि हम रशिया के ऊपर नजर रख सकें और ये जो पूरा जो हमारा नॉर्दर्न फ्लैंक है अमेरिका का, उसको हम सिक्योर कर सकें। जिसके जवाब में डेनमार्क ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, हम हर इंटरेस्ट के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। तो जहां तक जो ट्रंप बार बार स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो तो एड्रेस हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली एक तरीके की कॉलोनी होगी ग्रीनलैंड। ऑलरेडी वहां पर अमेरिका के रेडार्स एक बेस के ऊपर मौजूद हैं, एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी बेस है ग्रीनलैंड में मौजूद है, लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका को चाहिए। तो शायद ट्रंप हमला तो ना करे, लेकिन उसको हर चीज वहां से मिल जाएगी जो वो लेना चाहता है। दूसरी एक और जो बड़ी बात है ग्रीनलैंड में कि वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। अब पैराडॉक्सिकली उन रेयर अर्थ मिनरल्स में से एक ऐसा भी है जो आपकी विंड टर्बाइंस को बनाने में मदद देता है, जबकि ट्रंप कहता है कि विंड टर्बाइंस तो है ही नहीं, और ट्रंप तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बिलीव भी नहीं करता। तो ट्रंप अगर क्लाइमेट चेंज पे बिलीव नहीं करता और अगर वो इस बात पे बिलीव नहीं करता कि आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, तो उसको ग्रीनलैंड में इतना खास इंटरेस्ट क्या है? तो ये भी एक पैराडॉक्सिकल सी बात है कि ऑब्वियसली आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं और न्यू वाटरवेज बनेंगे, न्यू ट्रेड ऑप्शंस बनेंगी ग्रीनलैंड के ऊपर। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसने पूरे यूरोप को डरा दिया। अब यूरोप को समझ नहीं आ रही कि हैं हमने तो सारा कुछ अपनी सिक्योरिटी वगैरह अमेरिका के हाथ में डाली हुई थी, और अमेरिका तो अब एक ऐसा एक पावरफुल एक भूत बन गया, एक जिन बन गया है कि उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और मजे की बात ये कि अगर ट्रंप ये फैसला कर ले कि मैंने ग्रीनलैंड को जबरदस्ती एनेक्स कर लेना, तो इसकी इंप्लीकेशंस बहुत खतरनाक है। एक तो ये कि फिर रशिया का जो क्लेम यूक्रेन के ऊपर वो भी ठीक हो जाएगा, चाइना का क्लेम ताइवान के ऊपर वो भी ठीक हो जाएगा, और फिर से हम पुरानी उस दुनिया में चले जाएंगे कि ताकतवर मुल्क छोटे मुल्क के ऊपर आराम से अपनी मर्जी से कब्जा कर सकता है। और अगर ऐसा ट्रंप करता भी है तो कोई जानी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो गैप है अमेरिका की मिलिट्री पावर में और किसी भी यूरोपियन, सारे यूरोप की मिलिट्री पावर को मिला भी लिया जाए तो वो इतना ज्यादा डिफरेंस है कि वो जंग लड़ ही नहीं सकते। तो ग्रीनलैंड तो बगैर गोली चलाए अमेरिका के अंदर जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले हथियार डाल दिए। उन्होंने कहना आपने जो बेसिस लेनी है ले लें, आपने जिस कंपनी को रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है आप ले लें, लेकिन इसको डेनमार्क का हिस्सा या ग्रीनलैंड का हिस्सा ही रहने दें। लेकिन जो पनामा कैनाल का जो मामला है उसके ऊपर अमेरिका हो सकता है ट्रंप जबरदस्ती पनामा कनाल को हथिया ले। अभी उसने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पनामा कनाल को हमने जिमी कार्टर के जमाने में $1 में पनामा को वापस कर दिया था, क्योंकि अमेरिका ने बनाई थी ताकि अपने अटलांटिक और पैसिफिक फ्लैंक को कवर किया जा सके, ट्रेड की जा सके, और मिलिटरीली बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए पनामा कनाल। वो अपने फ्लीट को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में बड़ी जल्दी लेके जा सकता। लेकिन चूंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा पैसा आया, चाइना ने लैटिन अमेरिका में बड़ी अपना फुट होल्ड बनाया, तो चाइना ने पनामा कनाल के दोनों एंड्स पे, अटलांटिक एंड पे और पैसिफिक एंड पे, स्टेट ओन्ड शिपिंग कंपनीज को वहां पे लाकर बिठा दिया, जिससे अमेरिका को बड़ी तकलीफ है। जारी बात है स्ट्रेटेजिकली अमेरिका ये कैसे बात बर्दाश्त करेगा कि आपने हमारे बिल्कुल पैरों पे लाके हमारे सबसे बड़े एडवर्सरी को लाके रख दिया। तो हमने आपको पनामा कनाल इसलिए वापस नहीं की थी कि आप हमारे दुश्मनों को यहाँ पे लाकर बिठा दें। यही आर्गुमेंट ग्रीनलैंड पे भी है कि आप चाइना को उधर लाकर बिठा रहे हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, अमेरिका ये कह रहा है। और ये प्रीटेक्स्ट है ट्रंप के पास पनामा कनाल को वापस हथियाने में। पनामा ने बड़ी स्टेटमेंट्स दिए कि नहीं नहीं ये हमारा हिस्सा, लेकिन ऑब्वियसली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ट्रंप पनामा कनाल को हथिया लेगा जबरदस्ती। ऑब्वियसली इसमें भी कोई जानी नुकसान नहीं होगा, कोई गोली भी नहीं चलेगी, और अगर एक आधी चल भी गई तो बड़ी जल्दी पनामा कनाल अमेरिका के कंट्रोल में वापस आ जाएगी। और ये पहला एक्शन होगा ट्रंप का, क्योंकि इसको वो यूज करके ग्रीनलैंड को, डेनमार्क को और इवन कनाडा को भी स्ट्रॉन्ग आर्म करेगा कि मैं सीरियस हूं हथियाने में। लेकिन अभी ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने कनाडा के बारे में ये कहा है कि नहीं, कनाडा और अमेरिका का जंग के लिए होना को बहुत बड़ी चीज होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि इतने आराम से। लेकिन फिर उसने ये भी बताया कि
कनाडा अमेरिका को सक कर रहा है, कनाडा की वजह से बड़ा अमेरिका को नुकसान हो रहा है, हम कनाडा को सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम कनाडा की सिक्योरिटी फ्री में देते हैं, तिजारत में उसको इतनी सब्सिडी देते हैं वगैरह वगैरह, जिसमें बहुत ज्यादा सच्चाई भी है क्योंकि ट्रूडो ने कनाडा का वाकई बेड़ा गर्क कर दिया। और यही वजह है कि ट्रूडो, अभी इलेक्शन अक्टूबर तक हो जाने थे कनाडा में, लेकिन ट्रूडो को उन्होंने मजबूर कर दिया कि तुम इस्तीफा दो, क्योंकि ट्रूडो ने सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट पॉलिसीज लगा लगा के कनाडा का जो जीडीपी पर कैपिटा है अमेरिका से, वो डिफरेंस इतना बढ़ गया जितना 1945 में था। इसलिए कनाडा का बेड़ा गर्क हो चुका। जो उनका नया प्राइम मिनिस्टर है वो 20% लीड पे है, जो ट्रूडो की पार्टी है। इसलिए उसने, पियर ने ये कहा, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उसने कहा कि हमें अमेरिका को सिर्फ ये यकीन दिलाना है कि जो आपकी शिकायत कनाडा के साथ है वो बिल्कुल सच्ची हैं, कि फेंटेनल आता है, ड्रग्स आती हैं, बंदूकें आती हैं और ट्रेड की हमने बड़ी गंदी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, वो आपकी बातें सारी ठीक है, लेकिन हम उसको फिक्स करेंगे। और उसको फिक्स करने से, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों की वैल्यूज एक ही हैं, इसलिए हम दोनों को कंबाइंड फायदा होगा और हम आपके साथ काम करेंगे। और ऑब्वियसली ये ऐसा ही होगा। और जो ट्रंप उसको ट्रोल कर रहा है कि आप गवर्नर हो अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका का जो स्टेट होता है उसका हेड गवर्नर होता है, लेकिन वो यूनियन के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसको गवर्नर बोल रहा था और उसको कह रहा है कि इसके अंदर जम हो जाओ, 51st स्टेट हो जाओ। अगेन ये वो एंकरिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप स्टार्ट ऐसी पोजीशन से करें जो इतनी आउटलैंडिश हो कि उसको कोई भी ना माने, लेकिन उसके बदले में जो आपकी डिमांड्स होंगी वो आप फौरन मान लें। जैसे पियर ने फौरन मान लिया, उसने कहा आपकी जो ख्वाहिश है हम करने के लिए तैयार हैं, आपकी बात ठीक है, हमने तो खुद इसीलिए ट्रूडो को अपनी हुकूमत से निकाला, क्योंकि ट्रूडो ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप सही कह रहे हैं ट्रंप, यही बात डेनमार्क ने भी कही है कि आपको जो स्ट्रेटेजिक तहफुजात हैं, रिजर्वेशंस हैं, आपको जो बेसिस चाहिए, जो कुछ चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार। ये ट्रंप का स्किल है, द आर्ट ऑफ डील, जिसके बारे में वो बात करता है। ये ट्रंप की डीलिंग करने का एक बहुत बड़ा स्किल है। तो कनाडा के ऊपर तो बिल्कुल भी हमला नहीं होगा, ग्रीनलैंड के ऊपर पोस्चरिंग होगी, लेकिन पनामा कनाल ट्रंप जबरदस्ती ले लेगा। और उसके पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। लेकिन अब एक और मजे की बात, हमारे मुसलमान भाई कहां पे आते हैं? अनफॉर्चुनेटली ट्रंप के जो 4 साल हैं, ये मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बुरे 4 साल साबित होंगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को आप भूल जाएंगे, क्योंकि अभी हॉस्टेज की निगोशिएशंस हो रही है, ट्रंप ने अभी ऑफिस में आया भी नहीं है, और ट्रंप की निगोशिएशंस, उसने अपना स्पेशल निगोशिएटर्स भेजे हैं, जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस बंदे को दिखाया, उसने जो बातें की कि सिर्फ ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं, या ट्रंप ने जो उस निगोशिएटर को राइट्स दिए हैं कि आप मेरे बिहाफ पे कोई भी बात कर सकते हैं। और वो बात क्या है? उन्होंने हमास को यकीन दिलाया कि जब अगर 20 जनवरी तक तुमने ये सारे जो हॉस्टेजेस हैं इनको नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी की दुनिया में क़यामत बर्पा कर दूंगा। अब इसका क्या मतलब है? गजा के लोग, हम जैसा कि जानते हैं कि बड़ा उनके ऊपर पहले ही इतनी बमबारी हो चुकी है, वहां पे क्या होगा? क्या ट्रंप वहां पे ओवरवेलमिंग फोर्स यूज करेगा? अब ट्रंप के बारे में कहा जाता है जी एंटी वॉर है, एंटी वॉर है। यस, ही इज एंटी वॉर, आई डोंट थिंक ही वांट्स टू डू वॉर्स, लेकिन ही इज अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट। वो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट है। वो ये समझता है, वो बिजनेसमैन की तरह सोचता है कि किसमें मुझे फायदा है। उसकी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स वैसी नहीं है जैसी अमेरिका की पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, कि हम सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, हम सारे भाई भाई हैं, एक दूसरे को हम बचाएंगे भी, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ द यूएस टैक्स पेयर। ट्रंप इसको ऐसे नहीं देखता। ट्रंप इसको देखता है अमेरिका एक मुल्क है, दैट्स इट, फिनिश। हमने अपना फायदा देखना, हमने कोई एडे नहीं देनी, हमने हर वो चीज वो काम करना है जो सिर्फ हमारे अमेरिका के फायदे में हो। आप चाहे जर्मनी है, यूके है, स्पेशल रिलेशन है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो वजह है कि ट्रंप कोई भी अमेरिका फर्स्ट के ताकुब में, अमेरिका फर्स्ट के ड्रीम की रियलाइजेशन के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और उसके पास इलॉन मस्क, अब इलॉन मस्क मैं कह रहा हूं कि एक तरीके का जैसे गोबल्स था हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उस तरह इलॉन मस्क आप देख सकते हैं कि ट्रंप का माउथ पीस है। उसके पास ट्विटर है, ट्विटर में वो यूके के प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर रहा है। उसने ट्रूडो को गर्ल बोल दिया, यानी ट्रूडो को ट्रोल कर रहा है, और अगले दिन 2-3 दिन बाद वो उतर गया, ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। यानी इलॉन मस्क के पास ऐसी पावर है सोशल मीडिया की। और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंग्लैंड के लोग कह रहे हैं, 18% कैनेडियंस कहते हैं कि हाँ हमें 51st स्टेट बन जाना चाहिए अमेरिका की। बहुत सारे इंग्लैंड के लोग कह रहे हैं कि हमें आजादी दिलाओ, ये जो लेबर गवर्नमेंट हमारे ऊपर आई हुई है। ऑब्वियसली ज्यादा तो नहीं होगी उनकी, और इंग्लैंड के ऊपर कोई हमला होने वाला भी नहीं है, लेकिन ये वो पोस्चरिंग है कि इलॉन मस्क अपनी ट्वीट से लोगों को इतना इंडोक्ट्रिनेट कर सकता है इन प्रो अमेरिकन या प्रो ट्रंप आर्ग्यूमेंट्स में, कि जो उधर के एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कीयर स्टारमर है, या अभी मैक्रोन ने बयान दिया कि वो आदमी, उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा हमने इनको इग्नोर करना है, ये हम सोच भी नहीं सकते कि ये हमारी डेमोक्रेसीज के अंदर खुल्ला मुदाखलत कर रहे हैं। ये दुनिया बदल चुकी है, अब आप उसको नहीं रोक सकते। लोगों को
मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, मैं कभी इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता हूँ, तो मुझे नहीं रोक सकते आप, यू कांट स्टॉप मी। पहले जमाने में दुनिया और होती थी, तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बदली है सर्कमस्टांसिस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, जिसका किसी को ना कंट्रोल था, ना कोई इसको फोर्सी कर सकता था। तो इन अगले 4 सालों में मैं अभी देख रहा था, लेकिन ये सारी चीजें ट्रंप के लिए भी इतनी आसान नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो यूरोपियन लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें अपनी सिक्योरिटी में खुद मुख्तार होना पड़ेगा, सेल्फ सस्टेनिंग होना पड़ेगा, हमें अमेरिका पे अब हमने रिलाई नहीं करना। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसके अंदर 3 पावर के महवर होंगे, एक ऑब्वियसली वॉशिंगटन, एक ऑब्वियसली बीजिंग, और तीसरा ब्रसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को, जो यूरोप के छोटे छोटे मुल्क हैं, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड वगैरह, इन सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो इंडिविजुअली तो वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, ना वो चाइना का मुकाबला कर सकते। उनको अपनी प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी, और उनको अपनी प्रोटेक्शनिस्ट डिफेंस की पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी। और वो कहां पे बनेंगी? ऑब्वियसली वो ब्रसल्स में बनेंगी, क्योंकि ये सारी जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जो मामले हैं या डिफेंस के जो मामले हैं, उनके फैसले ब्रसल्स में होंगे। यस, उनके अंदर ताकतवर ग्रुप्स होंगे, जैसे जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे पावरफुल मेंबर है और उसकी ज्यादा से है और वो ज्यादा पैसा भी ठोंकता है। लेकिन आप देख लें कि बहुत जर्मनी और फ्रांस की जो हुकूमतें हैं वो इस वक्त बिल्कुल रिडंडेंट हुई हुई है। जर्मनी ने भी इलेक्शनों का ऐलान किया हुआ, वहां पे इलॉन मस्क एएफडी को सपोर्ट कर रहा है, जो कि ट्रंपियन किस्म की, बल्कि ट्रंप से भी ज्यादा राइट की पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है। मेरा ख्याल हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी तेजी से तब्दीली आएगी और इतनी तेजी से ये जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है वो बड़ी तेजी से चेंज होगा, और ये इनएविटेबल था। ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है। अगर हम जूम आउट करके मैक्रो लेवल पे एम्पायर्स की जिंदगी को देखें, तो एम्पायर्स इसी तरह करते हैं कि जब उनकी कमबख्ती आती है या जब वो डिक्लाइन में जाते हैं, तो वो हर वो हथकंडा इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका सर्वाइवल इंश्योर हो सके। और यू कैन रियली ब्लेम देम कि वो जो ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, वेदर दे विल पे ऑफ और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। वो अपने मुल्क के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज बना रहा है। अब टैरिफ्स की जो एग्जांपल है, टैरिफ्स में कहा जा रहा है कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान होगा, वो कीमतें ऊपर चली जाएंगी वगैरह वगैरह, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। चाइना ने पहले अपने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। चाइना की ट्रेड अब अमेरिका से बढ़ के सार्क के कंट्रीज के साथ ज्यादा है। टिट फॉर टैट ट्रेड वॉर्स होंगी वगैरह वगैरह। तो ये काम चलता रहेगा, और उसका पे ऑफ इकोनॉमी पे क्या होगा, मार्केट पे क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हर जो सही एक्सपर्ट है वो यही बताता है कि हमें ये नहीं पता कि मार्केट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, या ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इतने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि आप उसको फोरसी नहीं कर सकते। तो एनीवे, अगले 4 साल बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है कि पनामा कनाल, ये जो सारे ओवरचर्स या सिग्नल्स जो ट्रंप दे रहा है, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये उसके निगोशिएशंस के टैक्टिक्स हैं। पनामा कनाल को वो जबरदस्ती हथियाएगा या बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस अपनाएगा, यानी चाइना को बिल्कुल वहां से निकाल देगा, अपने लिए जीरो टैरिफ्स लगा देगा, जीरो टैक्सेस डालेगा अपने अमेरिकन जहाजों के लिए, यानी बहुत ही आउटलैंडिश किस्म की कंडीशंस पनामा से या तो मनवाएगा या पनामा को अपने अंदर जबरदस्ती हथिया लेगा, और इसको लेवरेज बना के वो डेनमार्क को धमकियां देगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैंने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेना। तो उसके प्रेशर में आके डेनमार्क उसको कहेगा जो आपने करना है कर लो, लेकिन ग्रीनलैंड को हमारा हिस्सा रहने दो। आपने जो रेडार्स लगाने, जो एयरफोर्स बेसिस लगानी है, जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, यू कैन डू दैट, बट लेट इट रिमेन द पार्ट ऑफ डेनमार्क और रिटर्न इट टू द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। और कनाडा ये सारी चीजें देखेगा। पियर जो नया उनका प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो भी अमेरिका की सारी वो बातें मान लेगा, क्योंकि इस वक्त ट्रेड सरप्लस है, कनाडा को ज्यादा फायदा है, लेकिन उसको एडजस्ट किया जाएगा, उन ट्रेड डील्स को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन कनाडा के ऊपर कोई मिलिट्री हमला नहीं होगा। इसकी देखा देखी पुतिन और चाइना यूरोप को ताने मारेंगे कि देखो भाई, तुम अमेरिका को बड़ा जबरदस्त मुल्क समझते थे, देखो वो तुम्हें किस तरह स्ट्रॉन्ग आर्म कर रहा है। और ये क्वाइट पॉसिबल है कि यूरोपीय यूनियन, डिस्पाइट हैविंग मेजर डिफरेंसेस इन देयर वैल्यूज, वो अमेरिका से अपने आप को डीकपल करे और थोड़ा सा चाइना की तरफ भी जाए और अपने इंटरेस्ट को दूसरे एंगल से देखे, अबव द एंगल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसीज एंड सेकुलर लिबरल, जो सारी जो वैल्यूज का जो गेम है। तो द एज ऑफ वैल्यूज इज डन, द एज ऑफ एम्पायर्स इज बैक, एंड आई थिंक द नेक्स्ट 4 years are going to be very interesting. ट्रंप के जो मुखालिफिन हैं वो भी, क्योंकि अगर इसका फायदा होने लग गया अमेरिका को, इकोनॉमिक फायदा होने लग गया, स्ट्रेटेजिक फायदा होने लग गया, तो जो ट्रंप के नाकदीन हैं, जो अमेरिकन, वो ट्रंप के और ज्यादा फैंस हो जाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इकोनॉमी ऊपर जाती है, आपकी लाइफस्टाइल आपका ज्यादा बेहतर होता है, तो लोग भूल जाते हैं सारी बातें, फिर वो भी वैल्यूज को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं, ओह जी हमें किसी सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, दे विल फॉरगेट अबाउट दैट। और फिर जब ट्रंप जाएगा 4 साल बाद, तो जो अगला प्रेसिडेंट आएगा, ये ट्रंप की लेगेसी का सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि जो अगला प्रेसिडेंट आएगा, क्या वो ट्रंप के फैसलों को डिसोन करेगा या उन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू करेगा। मैं आपको एक हिंट
देता हूं उसका। जब चाइना पे ट्रंप ने टैरिफ वॉर्स, ट्रेड वॉर्स शुरू की और टैरिफ्स लगाए, डेमोक्रेट्स ने बड़ा इल्जाम लगाया कि ये फ्री ट्रेड की मुखालफत है, हमें फ्री ट्रेड करनी चाहिए, इसका फायदा कंज्यूमर्स को है, ये बदमाशी वगैरह वगैरह। कि जब बाइडेन आया तो बाइडेन ने ट्रंप की के जो टैरिफ्स थे चाइना के ऊपर, उसने रिवर्स नहीं किए, बल्कि उसने डबल डाउन किया उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि अमेरिका को फायदा हो रहा था। अमेरिका की जो डीकपलिंग थी चाइना के साथ और जो ट्रेड के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी थी वो कम हो रही थी। सो इवन समवन लाइक बाइडेन, उसने भी ट्रंप की पॉलिसीज को रिवर्स नहीं किया। अगर ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिका को फायदा होता है और जो वो पॉलिसीज ऑब्वियसली वो होंगी जो अमेरिकन ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ होंगी, तो जो अगला प्रेसिडेंट जो भी आएगा, चाहे वो डेमोक्रेट्स का होगा या रिपब्लिकन्स का होगा, मोस्ट लाइकली रिपब्लिकन्स का तो कंटिन्यू ही रखेगा, अगर डेमोक्रेट्स का भी आएगा तो वो भी ट्रंप की पॉलिसीज को कंटिन्यू ही रखेगा। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 4 years ऑफ ट्रंप, और इसके ऊपर बहुत बातें करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे जो मोमिनीन भाई हैं, एक्चुअली मुझे वाकई खौफ आ रहा कि हमास, अब देखें, ये देखें आप, ये जो लैंग्वेज ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, अभी वो प्रेसिडेंट ऑफिस संभाला भी नहीं है कि बंदे छोड़ दो वरना मैंने जहन्नुम बना देनी है तुम्हारी दुनिया। और वो सीरियसली निगोशिएट कर रहे हैं ट्रंप के साथ, वो बाइडेन के साथ निगोशिएट नहीं कर रहे। और बंदा सवाल ये पूछे कि पिछले 2 सालों से, 1.25 साल से बाइडेन ने ऐसी लैंग्वेज क्यों नहीं इस्तेमाल की हमास के साथ कि हमने तुम्हारे एक कॉकरोच भी नहीं छोड़ना गजा के अंदर। जो धमकियां इस वक्त ट्रंप दे रहा हमास को, ये बाइडेन ने क्यों नहीं दी? क्योंकि बाइडेन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स था। बाइडेन वो पॉलिटिशियन था जो अमेरिका का जो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वो उस पर बिलीव करता था कि हम सॉवरेनिटी की इज्जत करते हैं, ह्यूमन राइट्स की इज्जत करते हैं। ऑब्वियसली लोग मर रहे थे गजा में, लेकिन लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि अमेरिका इससे बहुत ज्यादा बंदे मार सकता है। जब इमरान खान साथ बैठा हुआ था तो ट्रंप ने ये कहा था कि मैं अफगानिस्तान को खत्म करना चाहिए, ऐसे खत्म कर सकता हूं, मैं अभी न्यूक्लियर बम मार दूं। इमरान खान ऐसे बैठा हुआ साथ देख रहा है, और वो ट्रंप की बात सही थी कि अगर अमेरिका, मैं बड़े से कह रहा हूं कि अगर अमेरिका इतना ही बुरा और अगर वो वाकई पुराने एम्पायर्स की तरह बिहेव करने लग जाए, वो आपको सफा हस्ती से मिटा सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिशियंस अपने आप को, अमेरिका को पुराने एम्पायर से ऊपर देखते थे। वो समझते थे कि नहीं, हम इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब ट्रंप के अंदर इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की धज्जियां अमेरिका खुद ही उड़ाएगा। एंड दैट्स हाउ एम्पायर्स बिहेव। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।